नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमला शंकर भाटी और मैं सिविल अड्डा पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। सिविल अड्डा के यूट्यूब चैनल पर हम खासकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं और मैं पिछले 4 सालों से उस एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश ज्ञान को अच्छी तरीके से पढ़ाना चाहता हूं और मध्य प्रदेश ज्ञान के लिए बहुत विभिन्न विभिन्न स्तर की बुकें पढ़ भी चुका हूं। लेकिन दोस्तों, मध्य प्रदेश के ज्ञान को लेकर कोई ऐसी बुक नहीं बनी, स्पेशल ऐसी बुक नहीं बनी जिस बुक में सारी जानकारी मध्य प्रदेश के लिए हो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जानकारी हम सभी बुकों से लेना पड़ती है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए कि मध्य प्रदेश जी के जो एम पी के एग्ज़ाम में, खासकर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC के प्रीलिम्स में या मेंस में किस प्रकार से सहायता करती है, तो प्रीलिम्स में तो यहाँ पर 30 से 35 क्वेश्चन आते ही, लेकिन मेंस की बात करें तो जिस प्रकार से हम यूपीएससी को टारगेट करते हैं उस प्रकार से यूपीएससी में हमें ऑप्शनल सिलेबस पर अच्छी पकड़ होना ज़रूरी होती है। उसी प्रकार से एमपीपीएससी का ऑप्शनल मान लिया जाए इसे तो भी कोई बुरी बात नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से ऑप्शनल में हमें अच्छी तैयारी करके जाना होता है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश का मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हमें बहुत सारा जानकारी मध्य प्रदेश से संबंधित मिलती है। मध्य प्रदेश की हमें जानकारी चाहिए होती है, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फाइनल स्टेज का इंटरव्यू हो। तो दोस्तों, हम शुरुआत करें मध्य प्रदेश ज्ञान की। मध्य प्रदेश ज्ञान को हम तरह तरह की बुकों से पढ़ें, इससे बेहतर मुझे लगा कि शायद हमें इंटरनेट पर मध्य प्रदेश जीके के बारे में क्या मिले। तो मध्य प्रदेश जीके ऐसा सर्च किया तो मुझे विकीपीडिया पर मध्य प्रदेश के बारे में कुछ अच्छी जानकारी लगी। वही जानकारी मैं आप सब लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी जानकारी है। शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत दिनों से ऐसी चीज़ें स्किप कर रहा था कि मध्य प्रदेश के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें विकीपीडिया पर मिलती हैं। अब देखिए आप लोगों, और पढ़िए मध्य प्रदेश ज्ञान को। तो मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है, राजधानी भोपाल है। 1 नवंबर सन 2000 को क्षेत्रफल के आधार पर जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था, इन दिनों भारत का सबसे बड़ा राज्य था उससे पहले, लेकिन इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले जो थे वो अलग हो गए और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होती है। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों से मिलती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर प्रदेश यहाँ पर मिलता है। हमें उत्तर में उत्तर प्रदेश मिलता है, तो उत्तर पश्चिम में मिलता है राजस्थान। दोस्तों, आगे चलते हैं। तो हाल ही के वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर जो है वो राष्ट्रीय स्तर से ऊपर रही है, यानी राष्ट्रीय औसत के स्तर से भी ऊपर हमें मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हालांकि वर्तमान में कोरोना के कारण भारत की भी घटी है, एमपी की भी घटी है, और जाहिर सी बात है भारत के हर राज्य की घटी है, विश्व के बहुत देशों की घटी है। हाल ही के आगे बढ़ते हैं तो खनिज संसाधन के बारे में मध्य प्रदेश के दिया है। तो खनिज संसाधन में मध्य प्रदेश जो है वो एक समृद्ध, मध्य प्रदेश में हीरे की खान है, तांबे की जो मलाशकन जो खान है तांबे के लिए। बालाघाट में हीरे के लिए पन्ना प्रसिद्ध है। अपने क्षेत्र की 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है और इसके पर्यटन उद्योग में काफ़ी वृद्धि होती है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2010 से 11 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी जीता है। तो ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है, इसको हम मेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है, और ये मिलती है हमें मध्य प्रदेश ज्ञान के बारे में विकीपीडिया से। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। महेश्वर, मंडलेश्वर, चोली, भीमबेटका की बात करें, पंचवटी की बात करें, खजुराहो की बात करें, सांची का स्तूप बात करें, ग्वालियर का किला, उज्जैन रीवा मध्य प्रदेश, उज्जैन, रीवा और जलप्रपात मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल के रूप में प्रमुखता स्थान रखते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगभग प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ यानी सिंहस्थ का मेला। दोस्तों, सिंहस्थ इसलिए यहाँ पर मुझे लगता है विकिपीडिया में है क्योंकि ये सिंहस्थ अपने ओनली उज्जैन में ही सिंहस्थ लगता है और कहीं पर भी सिंहस्थ नहीं लगता है। अब हमें मध्य प्रदेश के बारे में कुछ लेख मिलते हैं जिससे हमें मध्य प्रदेश की अच्छी जानकारी मिलती है। आज़ादी से पूर्व मध्य प्रदेश क्षेत्र अपने वर्तमान स्वरूप से काफ़ी अलग था, ये हम सब जानते हैं। यहाँ पर 3-4 हिस्सों में बटा हुआ था। 1950 में सर्वप्रथम मध्य प्रांत और
बरार को छत्तीसगढ़ और मकड़ाई रियासतों के साथ मिलकर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था। दोस्तों, मकड़ाई रियासत की बात यहाँ पर स्पेशल इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुत सारी रियासतों से मिलकर बना है, लेकिन जो मकड़ाई रियासत है वो पार्ट ए में जो है वो एकमात्र ऐसी रियासत है जो पार्ट ए में, बाकी सभी रियासतें महाराष्ट्र में जाकर मिली थी। और मकड़ाई जो रियासत है वर्तमान में खंडवा डिस्ट्रिक्ट का शायद पार्ट है, वहाँ पर मकड़ाई रियासत एकमात्र रियासत है। जो ये क्वेश्चन आ सकता है पुलिस में, इसलिए बता रहा हूँ कि एकमात्र रियासत है मकड़ाई रियासत जो मध्य प्रदेश में आकर मिली थी। इनकी राजधानी जो थी वो नागपुर थी। बाद में 1 नवंबर 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों का इसमें मिला दिया गया, जबकि दक्षिण के मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र में राजधानी नागपुर समेत बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जबलपुर को राज्य की राजधानी के रूप में चिन्हित किया जा रहा था, परंतु अंतिम क्षणों में होता है कि निर्णय पलटकर भोपाल को राज्य की नवीन राजधानी घोषित कर दिया गया, जो कि सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। 1 नवंबर सन 2000 को एक बार फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ नाम का एक अलग राज्य अस्तित्व में आया। ये 27 राज्य था अपने भारत का। अब इसके बाद इसमें संस्कृति, इसमें बहुत अच्छे तरीके की जानकारी दी गई। एक जानकारी हम इधर भी लेते हैं, ये भारत का पूरा मैप बना हुआ है। भारत के मैप के साथ हमें और जानकारी मिलती है। हमें हमें मिलती है इंदौर सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, जनसंख्या 7,26,26,809। और जनघनत्व की बात आती है तो एक बार MPPSC के प्रीलिम्स में भारत का जनघनत्व पूछा गया था, जो 382 है भारत का जनघनत्व। ये भी आप याद रखिए क्योंकि ऐसे फैक्ट MPPSC की प्रीलिम्स पूछती है और गच्चा दे जाती है। अब हम बात आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की बात करते हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। जिले जो है वो 52 है और राजभाषा हिंदी, सिंधी और बुंदेली, इस प्रकार की भाषा बोली जाती है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। सरकार मध्य प्रदेश सरकार, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। विधानमंडल एक सदनी है, 231 सीटें हैं। भारत में राज्यसभा, भारत की संसद में जो राज्यसभा सीटें हैं वो अपने मध्य प्रदेश की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। तो 11, 29, 231 ये याद रखिए। ये 231 की जगह 230 हो जाएगी, क्योंकि अभी वर्तमान में हुआ क्या है कि अभी वर्तमान में एक संशोधन हुआ है और उसमें एंग्लो इंडियन की सीटों को समाप्त कर दिया गया है, चाहे वो राज्य की विधानसभा हो चाहे राज्य की लोकसभा हो। तो इसी प्रकार से हमें जानकारी मिलती है विकिपीडिया से। डाक सूचक संख्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए। वाहन अक्षर MP है, ISO इन MP सरकारी वेबसाइट से जानकारी ली गई है। और आगे जो भी इन्होंने कॉलम दिए हैं, इन सारे कॉलम के बारे में इन्होंने विस्तृत विवरण किया है विकिपीडिया पर मध्य प्रदेश ज्ञान के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने भावांतर भुगतान योजना के बारे में विकिपीडिया में बताया है, लेकिन वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। हमें मध्य प्रदेश का एक सिंपल सा चीज़ें पढ़नी है मध्य प्रदेश के बारे में, जो हमें पता होनी चाहिए लेकिन नहीं होती है। आप समझ रहे होंगे कि जो हमें जानकारी चाहिए होती है लेकिन हमें जानकारी नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन MPPSC पूछती है। भारत की संस्कृति में मध्य प्रदेश को जो विवरण दिया गया है वो जगमग दीपक के समान है, रोशनी सर्वथा अलग प्रभाव है, विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में। इस प्रकार से जब हमें निबंध को लिखना होता है, जिस प्रकार से अगर पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश में पर्यटन के ऊपर निबंध लिखिए, तो हम इस प्रकार की चीज़ों का वहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। यहाँ विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता जैसे आकर्षक गुलस्ता, मध्य प्रदेश जिसे प्रकृति ने राष्ट्र की वेदी पर जैसे अपने हाथों में सजा कर रख दिया, जिसका सतरंगी सौंदर्य मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल रहे हैं। यहाँ जनपदों में अबोवहा में कला, साहित्य, संस्कृति, मधुमय सुवास तैरती रहती हैं। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में तुंग उतक शैल शिखर विंध्य सतपुड़ा मेकल कैमूर की उत्पत्तियों के अंतर से गुजरते हुए अनेक पौराणिक व्याख्यान नर्मदा, सोन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, दसान, तप्ती, तवा, शिप्रा, काली सिंध आदि सरिताओं के उद्गम के मिलन की मित कथाओं की से फुर्ती सहस्त्र धाराएं यहाँ के जीवन को आप्लावित ही नहीं करती बल्कि परितृप्त भी करती है। इस प्रकार की चीज़ें हम निबंध में लिख सकते हैं मध्य प्रदेश के बारे में जब निबंध लिखने आता है। संस्कृति, मध्य प्रदेश बहुत जाना जाता है संस्कृति के लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस प्रकार के जो राज्य हैं हिंदी भाषी, वो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं संस्कृति के लिए। तो निमाड़, मालवा, मध्य प्रदेश में संस्कृतियों का संसार है, 6 लोक संस्कृतियों का, जिसमें हम बात करते हैं मालवा की, हम बात करते हैं निमाड़ की, हम बात करते हैं बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल, ग्वालियर, चंबल इलाका। ठीक है, प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र या भूभाग एक अलग जीवंत लोक साहित्य, संस्कृति, कला, बोली, परिवेश है। तो
तो इस प्रकार से हमें मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है। विकिपीडिया पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई है दोस्तों। मध्य प्रदेश की संस्कृति विविध वाणी है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा की तरह इस प्रदेश की भाषा संस्कृति में नहीं पहचाना जाता। और भी मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, तो हम खास जानकारी पढ़ लेते हैं। निष्कर्षतः मध्य प्रदेश की 6 सांस्कृतिक जो है वो उसकी बात हो रही है कि यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कि मध्य प्रदेश में 6 सांस्कृतिक क्षेत्र निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल और ग्वालियर है। दार, झाबुआ, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, खंडवा, बैतूल, रीवा, सिंधी, शहडोल और जनजातीय क्षेत्रों में विभक्त हैं। निमाड़ की बात करें तो निमाड़ के बारे में लिखा है, निमाड़ मध्य प्रदेश का पश्चिमी अंचल है। इसके भौगोलिक सीमाओं एक दृष्टि डालें तो पता चलता है कि निमाड़ एक और विद्य की उत्तुंग शैल श्रृंखला और दूसरी तरफ सतपुड़ा की 7 उत्पत्ति किया है, जबकि मध्य में अस्त जलधारा बहती है। पौराणिक काल में निमाड़ अनूप जनपद कहलाता था और बाद में निमाड़ की संज्ञा दी गई है। दोस्तों जो निमाड़ है ये अपना झाबुआ, अलीराजपुर और जो नीचे का जो इलाका है उसको हम निमाड़ कहते हैं। इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ, ये वाला इलाका है जो खासकर हम इसे निमाड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मालवा के बारे में। तो जो मालवा है वो उसके बारे में महाकवि कालिदास यहाँ से जन्मे, ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में से इनका संबंध है। तो महाकवि कालिदास की धरती कहते हैं। यहाँ की धरती हरी भरी धन धान्य भरपूर रहती है। यहाँ के लोगों ने कभी अकाल नहीं देखा। विंध्याचल के पठार पर प्रसारित मालवा की भूमि सस्य श्यामल, सुंदर और उर्वर तो है ही, परंतु धरती पश्चिम भाग से अधिक स्वर्णिमी और गौरवान्वी भूमि रही है। ये हमें इसे संस्कृति के बारे में पढ़ रही है मालवा की, ये इसने संस्कृति के बारे में दिया है। अगर मालवा की जियोग्राफी के बारे में बात करें तो मैं आपको मालवा की जियोग्राफी से परिचित करवाता हूँ कि मालवा कौन सा इलाका मालवा कहलाता है। तो ये जो इलाका है ये हम इसे मालवा कहते हैं। इसे और इसके ऊपर जो है वो मध्य भारत का पठार है, उधर बुंदेलखंड, ये बघेलखंड, ये ग्वालियर चंबल का इलाका। इस प्रकार से ये निमाड़, इस प्रकार से मध्य प्रदेश को लोक संस्कृति को जानना है, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है विकिपीडिया पर। दोस्तों आगे चलते हैं। बुंदेलखंड के बारे में भी वही जानकारी दी गई है बहुत ज़्यादा। तो यह उत्तर पश्चिम में चंबल, दक्षिण में पन्ना, आजमगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ बुंदेलखंड नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के 4 जिले जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा और मध्य प्रदेश में 5 जिले हैं। बघेलखंड के बारे में दिया गया है। बघेलखंड धरती का संबंध अति प्राचीन संस्कृति से रहा। प्राचीन संस्कृति से रहा। यह भूभाग रामायण काल से कौशल प्रांत के अंतर्गत था। महाभारत के काल में विराटनगर बघेलखंड की भूमि पर था, जो आजकल सोहागपुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो सोहागपुर है वो एक कोयला क्षेत्र भी है, वो मध्य प्रदेश का कोयला क्षेत्र है सोहागपुर। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लीजिएगा, जानकारी ले लीजिएगा। इसको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। कबीर पंथ का प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलता है। दोस्तों जो कबीर पंथ का प्रभाव दिखता है वो हमें बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है उमरिया में, वहाँ पर कबीर पंथ स्थापना की गई है। कबीर के आश्रम वहाँ पर मिलते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी महसूस हो कि हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो MP टूरिज्म करके एक यूट्यूब चैनल है, मुझे नहीं पता कि वो सरकारी है या किसने बनाया है, लेकिन उसके ऊपर हमें बांधवगढ़ के बारे में, पन्ना के बारे में, कान्हा किस्से के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलती है और बहुत अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्री बना कर उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि वो आपको देखना चाहिए, आपको ज्ञान को वृद्धि करने के लिए। महाकौशल की बात करें, जबलपुर संभाग को जो संपूर्ण भाग है उसे महाकौशल कहते हैं। नर्मदा नदी के किनारे बसा है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक समृद्धि से धनी है। यहाँ बेड़ाघाट जैसा इस बार क्वेश्चन आया भी था दोस्तों MPPSC मेंस में, कि 2019 की जो मेंस हाल ही में हुई है उसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है उसकी सांस्कृतिक विवेचना कीजिए। तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें काम आती हैं। हमें चाहे लगता है कि विकिपीडिया पर बहुत ज़्यादा जानकारी कुछ गलत है कुछ सही है, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन जानकारी हमें तरह तरह के यूट्यूब से, चाहे हो सकता है हमें किसी वेबसाइट से हमें पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा जानकारी इंटरनेट के ज़रिए हमें पढ़ना चाहिए। जब आप MPPSC 2018 का जो टॉपर है हर्षल चौधरी साहब, उनका इंटरव्यू अगर आप सुनते हो तो उन्होंने बार बार अपने इंटरव्यू में एक चीज़ को बहुत महत्व दिया है। मैंने भी उनके इंटरव्यू बहुत सुने हैं और मुझे एक बात उनके हर इंटरव्यू में कॉमन लगती, और वो यही कहते हैं कि आपको इंटरनेट का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। अपनी तैयारी के दौरान इंटरनेट से हमें दूर नहीं रहना है, लेकिन इंटरनेट से बस जो उपयोगी लगे वही।
ग्वालियर के बारे में भी दिया गया है। चंबल क्षेत्र का मध्य भारत का भाग है। यहाँ भारतीय इतिहास की अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियाँ घटित होती हैं। सांस्कृतिक आर्थिक केंद्र ग्वालियर शहर है। सांस्कृतिक रूप से अनेक सांस्कृतिक आवागमन संगम हुआ है। राजनीतिक घटनाओं का भी क्षेत्र केंद्र रहा है। और भी इसमें बहुत सारा जानकारी, जैसे 1857 में रानी लक्ष्मीबाई की इस भूमि पर लड़ा गया। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में रानी झांसी का मकबरा है, तानसेन का मकबरा है और मोहम्मद गोस का मकबरा है। इस प्रकार से हमें ग्वालियर बहुत अच्छा सांस्कृतिक केंद्र मध्य प्रदेश का माना जाता है। भारत में अवस्थित मध्य प्रदेश की बात करें तो कहाँ पर है, तो ये जो इसका अक्षांश और देशांतर, इसका ज़रूरत हमें जब हम ज्योग्राफी का पेपर सोल्व करते हैं मध्य प्रदेश MPPSC लोक सेवा आयोग की मेंस में, वहाँ पर 21 डिग्री 6 और 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और देशांतर 74 डिग्री 9 अंश से पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 48 पूरे देशांतर में स्थित है। इसकी जानकारी हमें उसके वहाँ पर इंक्लूड करना होगी, तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। राज्य दक्षिण में महाराष्ट्र से पश्चिम में गुजरात से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम में राजस्थान, पूर्वोत्तर और उत्तर प्रदेश में पूर्व में छत्तीसगढ़ से स्थित है। सबसे ऊंची चोटी जो इस बार पूछी गई थी MPPSC मेंस में, वो भी यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें विकीपीडिया से मिलते हैं और वो MPPSC मेंस में पूछे जाते हैं। यानी कि मेंस वो एग्ज़ाम जो आपको किस लेवल का अधिकारी बनना है ये तय मेंस करती है। आपको अधिकारी बनना है या नहीं बनना है, ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स निर्धारित करती हैं। हर एग्ज़ाम यहाँ की इम्पोर्टेंट है, हर पेपर यहाँ का इम्पोर्टेंट है, हर टॉपिक यहाँ का इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपको एक एक टॉपिक के बारे में, अगर आपको लगता है कि टॉपिक वाइज नहीं पढ़ना चाहिए, टॉपिक वाइज पढ़ने से दिक्कत होती है, टॉपिक वाइज पढ़ने में कुछ इतनी जानकारी नहीं मिलती है, या टॉपिक वाइज पढ़ने से कोई ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर जब 2019 की जो प्रीलिम्स हुई थी जनवरी 2020 में, 12 जनवरी को एग्ज़ाम आयोजित हुई थी, उसमें मैं एक ही टॉपिक छोड़ के चला गया था। मेरी ये बहुत बड़ी गलती थी उस वक्त कि मैंने MPPSC में जो प्रीलिम्स दिया था उसमें मेरे जो मार्क्स थे वो थे 138 मार्क्स। 138 मार्क्स मेरे थे, और मेरा जो कट ऑफ गया था SC कैटेगरी से जो मैं आता हूँ वो गया था 140, यानी कि एक क्वेश्चन का लोचा रहा था। और मैं एक टॉपिक छोड़ के गया था, वो परिवहन वाला जो MP का सेक्शन है, जो नया परिवहन बना है, जो नया परिवहन मार्ग बने हैं, वो मैं छोड़ के चला गया था, क्योंकि मुझे लगता कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझे डिफ़िकल्ट लगा ये सारी चीज़ें। तो भारत का जो परिवहन है वो तो मैं करके चला गया था, लेकिन ये परिवहन में नहीं करके, ये MP का परिवहन नहीं करके गया था। तो वहाँ से परिवहन से 3 क्वेश्चन आए और तीनों क्वेश्चन मेरे नहीं बने मुझसे, और मैं MPPSC मेंस देने से एक क्वेश्चन से वंचित रह गया। तो दोस्तों, आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि एक एक टॉपिक की क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अपने अधिकारी बनने में या नहीं बनने में। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी प्रकार से बताता रहूँगा सिविल अड्डा को, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार से मध्य प्रदेश, हम बात करते हैं वापस कि और जानकारी हमें क्या मिल सकती है मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु अप्रैल जून के, मानसून जुलाई सितंबर, अपेक्षाकृत शुष्क शरद ऋतु आती है। औसत वार्षिक वर्षा 1371 मिलीमीटर, यानी कि 54.0 इंच। इस प्रकार से हमें मध्य प्रदेश की जलवायु। दोस्तों, एक 2 बार क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश की जलवायु जो है वो कैसी है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो मानसूनी, वो 2 बार MPPSC प्रीलिम्स इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगर आपको ये क्वेश्चन याद था और आपने लास्ट 2 बार की MPPSC प्रीलिम्स दी है, तो आपके दोनों बार ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। ऐसे MPPSC बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी करती हैं और रिपीट नहीं करती हैं, फिर भी ऐसे क्वेश्चन को हमें पढ़ने से हमें लगभग ये आभास हो जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमें पढ़ना चाहिए और किस लेवल के क्वेश्चन MPPSC पूछती है। पर्यावरण के बारे में, राज्य के 30% क्षेत्र पर जो है वो वन है मध्य प्रदेश में। जो आदर्श वन की स्थिति होती है किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, वो 33% होती है। तो और अपने यहाँ पर 30% है, 3% कम है, लेकिन बाकी राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी के प्रमुख प्रकार: काली मिट्टी है मालवा क्षेत्र में, महाकौशल बुंदेलखंड में; लाल पीली मिट्टी बघेलखंड में; जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में। जलोढ़ मिट्टी उत्तर मध्य प्रदेश में इसलिए है दोस्तों, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश में जो जल के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी, जो चंबल नदी द्वारा, या फिर जो मालवा का पठार जो उत्तर पश्चिम की ओर ढाल है मालवा का, वो बहुत सारी नदियाँ उस साइड जाती हैं और वहाँ पर
उत्तर से भी यमुना नदी और बहुत सारी नदियाँ आकर मिलती हैं, तो वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो जलोढ़ मिट्टी हमें उत्तर मध्य प्रदेश में मिलते हैं। लेटराइट मिट्टी ये हमें बालाघाट और दक्षिण पूर्वी जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर मिलती है, हाईलैंड क्षेत्रों में। काली मिट्टी की बात करें, ये मालवा जो हमें लावा से बना है, महाकौशल बुंदेलखंड। मिश्रित मिट्टी ग्वालियर और चंबल संभाग, यहाँ पर मिश्रित मिट्टी भी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, वनस्पति और जीव के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत 9 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अब तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या बढ़ चुकी है, तो राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आते हैं, बहुत भर भर के आते हैं। एमपी पीएससी नहीं, एमपी पुलिस हो गई, एमपी एसआई हो गई, एमपी पटवारी हो गई, उसी ऐसी जानकारी में भी आपको ऐसी एग्ज़ाम में भी आपको ऐसी जानकारी चाहिए होती है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, सागौन का वृक्ष बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो सागौन का वृक्ष के बारे में आपको बताया गया है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा जो वन जीव पाया जाता है अपने राष्ट्रीय उद्यानों में और वन जीव अभ्यारण्यों में, वो चीतल पाया जाता है। तो वो हमें चीतल देखने को मिलता है, तो चीतल हमें ये भी हमें ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है। नदियाँ की बात करें मध्य प्रदेश की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मध्य प्रदेश का, नदियों वाला। तो इसमें नर्मदा नदी है, मध्य प्रदेश में 1312 किलोमीटर से टोटल लंबाई है, जिसमें विंध्य की विशाल पर्वतमाला दक्षिण सतपुड़ा पहाड़ी रेंज का है। इसकी सहायक नदियाँ बज्जार, तवा, मचना, शक्कर, देनवा, इस प्रकार की सहायक नदियाँ हैं। बाकी नदियाँ जो हैं चंबल, काली सिंध, छिप्रा, पार्वती, कुनो, सिंध, बेतवा, दसान, केन, ये सारी यमुना नदी में जाकर मिलती हैं। तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी गई है। ये नर्मदा नदी का चित्र भी दिया गया है, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। खासकर ये चीज़ें बहुत लुभावनी लगती हैं कि अपने किसी भी विषय वस्तु में हम इसे चित्र के बारे में पढ़ देखते हैं तो हमें याद करने में आसानी होती है। सोन नदी जो उमरिया से निकलती है और गंगा में मिलती है, और गंगा में मिलने वाली जो दक्षिण से मिलने वाली गंगा में बहुत सबसे बड़ी नदी सोन नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक निकलती है नर्मदा, एक निकलती है सोन, एक निकलती है जोइला, और एक बेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें देखिए आप, बहुत अच्छा लगता है। आप यूट्यूब पर इसके बारे में और सर्च करोगे तो और जानकारी मिलेगी। शिप्रा नदी पर श्री राम घाट है, तो श्री राम घाट कहाँ पर है ये पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, शिप्रा नदी पर है। सिंहस्थ लगता है, कुंभ लगता है, सबको जानकारी है। लेकिन वैश्य टेकरी के बारे में जानकारी रखी है, वैश्य टेकरी अशोक से संबंधित है जो उज्जैन में है। बेतवा नदी अशोकनगर जिले में बेतवा नदी निकलती है अशोकनगर जिले से, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, परिक्षेत्र, इसमें कैमूर पठार के बारे में दिया गया है, विंध्य पहाड़ी, नर्मदा घाटी, इनके बारे में जिसके पास विकिपीडिया की आईडी है वो लिख सकता है। बहुत सारे लोग लिखते भी हैं, बहुत सारी जानकारी गलत भी होती है इसमें, ऐसा नहीं कि सभी सही है, लेकिन हमें फिर भी इनको पढ़ना है ताकि हमको ये तो पता चले कि इसमें गलत क्या है और सही क्या है। जनसंख्या की बात करें तो मैंने आपको पहले बताया है कि 7,26,26,208 इसकी जनसंख्या है, और इसमें एससी की एसटी की जनसंख्या ज़्यादा है एसटी की, और एससी की कम है। तो हाँ, इस प्रकार से हमें जनसंख्या के बारे में भी यहाँ पर जानकारी मिलती है। हमें यहाँ की लिटरेसी रेट भी पता चलती है, हमें यहाँ का लिंगानुपात भी पता चलता है। हाँ, जनघनत्व जो मध्य प्रदेश का है वो 236 है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। और भारत का जो है वो 382, तो ये भी आप याद रखिए। भारत में सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वो बिहार का है, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के बारे में मध्य प्रदेश में क्या दिया गया है, तो शिक्षा साक्षरता दर मध्य प्रदेश की 70% है, पुरुष साक्षरता 80% है, और महिलाएं 60% है, ठीक है। तो 60-70-80 का रेशो है, औसत निकाले तो 70 आती है। महिला की बात करते हैं 60 है, और पुरुष की बात करें तो 80% है। 2017 के जो आंकड़े हैं जिसमें विश्वविद्यालय और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के भी दिया गया है, यहाँ 500 डिग्री कॉलेज है जो कि राज्य के विश्वविद्यालय संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये कौन से कहाँ पर है, तो ये भी आप पढ़ लेना। खासकर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो बरकतुल्ला है, जो राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, ये भोज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से देवी अहिल्या, जो जिसे दाव भी कहते हैं, दाव, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इसे दाव भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं दाव। कहाँ से डिग्री ली, दाव से ली। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है वो जबलपुर में है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, जिसकी 1956 में खुद वहाँ से स्नातक हुआ हूँ। जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से। ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो है ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है, ये 1946 में बना था, और उस वक्त पर इसका नाम
सिर्फ विश्वविद्यालय था, लेकिन 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया, क्योंकि डॉक्टर हरि सिंह गौर जो हैं वो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े विधिवेता और बहुत ही बड़े महापुरुष थे। इनके बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में। डॉक्टर हरि सिंह गौर जो हैं वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो विरोध किया था वो विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तो ये बहुत बड़े विधिवेता इनको माना जाता है, बहुत बड़े ये आज़ादी की लड़ाई में भी भारत की तरफ से लड़े। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक अनूपपुर में है। माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल में है विश्वविद्यालय। तो भाषा की बात करें तो भाषा हमने पहले पढ़ा है हिंदी, बुंदेली, सिंधी, ठीक है। और कुछ कुछ इलाकों में उर्दू मराठी भी बोली जाती है। मराठी अगर बोली जाएगी तो नीचे वाले इलाकों में उर्दू अच्छी खासी आबादी है। इस प्रकार से हमें धर्म के बारे में, भाषा के बारे में विकिपीडिया पर जानकारी मिलती है। संस्कृति मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है इन्होंने। तो खजुराहो को 1986 में विश्व धरोहर स्थल में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है। और सांची बौद्ध स्मारक, भीमबेटका की रॉक शेल्टर, अजयगढ़, अमरकंटक, असरगढ़, बांधवगढ़, बावनगजा, बहुत अच्छी तरीके से जानकारी यहाँ पर मिलती है। अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा फैक्ट है, इस कारण से मुझे पढ़ने में मुझे लगता है कि ये सारे पढ़ने से आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी पीडीएफ में आपको सिविल टाइम करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आप उसे ज्वाइन करते ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अवसंरचना, ऊर्जा की बात करते, ऊर्जा मध्य प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन में 13,880 माफ़ कीजिएगा 13,880 मेगावाट मध्य प्रदेश की उत्पादन क्षमता है। 1 लाख तो शायद पूरे भारत की होगी। परिवहन की बात करें तो परिवहन की सड़कें जो है मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से फैला हुआ है। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा इसे कहते हैं, ये जो स्थान है ये ब्यावरा करके एक स्थान है जो राजगढ़ जिले में है। तो ये याद रखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा किसे कहते हैं। सरकार और राजनीति और पुलिस प्रशासन के बारे में 1976 में SBI EO विशेष जांच सेल अपराध जांच विभाग CID के अंतर्गत मध्य प्रदेश द्वारा अपराध अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना की गई। 1989 में नाम बदला गया और आर्थिक अपराध ब्यूरो रखा गया। गृह विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है, किंतु 1990 में आर्थिक अपराध ब्यूरो को सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत लाया गया। 22 जून 2023 को राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो नामक बदलकर अपराध प्रकोष्ठ रखा दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। ये जानकारी कुछ आपको पढ़ने जैसी है नहीं, लेकिन आप चाहो तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो। खेल के बारे में मध्य प्रदेश MPPSC बहुत अच्छे तरीके से पूछती है और जोरदार तरीके से पूछती है। हालांकि मैं भी खेल प्रेमी हूँ, तो मुझे खेल के क्वेश्चन पढ़ने में या खेल के बारे में जानने में उत्सुकता रहती है। अब तो मैं सिविल अड्डा नाम का यूट्यूब चैनल चलाता भी हूँ, तो खेल के बारे में मैं आपको लगातार बताता रहूँगा। खेल के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता रहूँगा जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं या किताबों में हमें नहीं मिलते हैं। वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने क्या किया, मलखम्ब को राज्य खेल का दर्जा दिया। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, साइकिल चलाना, तैराकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस राज्य का लोकप्रिय खेल है। खो खो, गिल्ली डंडा, सितोलिया, पिंटू, कच्चे, लंगड़ी जैसे पारंपरिक खेल मध्य प्रदेश के ग्रामीण में बहुत लोकप्रिय है, बहुत अच्छा भी लगता है। स्नूकर, जिसका आविष्कार ब्रिटिश सेना ने के अधिकारी द्वारा जबलपुर में किया गया था, तो ये स्नूकर के बारे में इतना अच्छा फैक्ट दिया गया यहाँ पर, ठीक है। और अंग्रेजी बोलने वालों को राष्ट्रीय देशों में लोकप्रिय भी है। क्रिकेट मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय खेल है, ठीक है। 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम ये क्रिकेट संबंधित है, पिछली बार MPPSC का क्वेश्चन था, तो ये हमें जानकारी रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने भी गच्चा खाया था रूप सिंह स्टेडियम वाला में, क्योंकि रूप सिंह जो है वो हॉकी खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके नाम पे जो स्टेडियम बनाया ग्वालियर में वो क्रिकेट का है, और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक भी लगाया है। तो ये मुझे जानकारी बाद में पता चली जब मैं इसको गलत करके आ चुका था। होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर जो है, यहाँ पर रोहित शर्मा ने T20 में शतक भी लगाया है। तो अभी वर्तमान में ये यहाँ पर मैचेस आयोजित भी होते हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट की रणजी टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1989 से 1999 में हुआ था, और जब चंद्रकांत पंडित के नेतृत्व वाली टीम में उप विजेता में रही। इसके पूर्ववर्ती इंदौर के होलकर क्रिकेट टीम रणजी टीम 4 बार जीत हासिल कर चुकी है, और भोपाल का ऐशबाग इंदौर की होलकर क्रिकेट टीम रणजी में 4 बार जीत हासिल कर चुकी है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है, थोड़ा सा कंक्लूजन है, इसको चेक कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि ये जीती होगी, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिएगा। भोपाल का ऐशबाग स्टेडियम सिविल विश्व हॉकी सीरीज
की टीम भोपाल बादशाह का घरेलू मैदान है। राज्य में एक फुटबॉल भी टीम है जो संतोष ट्रॉफी में भाग लेता है। दोस्तों यह थी आज की जानकारी जो विकिपीडिया पर मुझे मिली एमपी के बारे में। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। कुछ गलती हो तो भी नोटिस करें, बताएं, माफ़ भी करिए, क्योंकि इंसान हूँ, गलतियाँ होती हैं। ऐसा नहीं कि मुझसे गलतियाँ नहीं होगी या आपसे नहीं होगी, हर किसी से गलती होती है। कोशिश पर यही रहती है कि एक गलती को मैं दोबारा ना करूं। दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए सिविल अड्डा पर। मैं बहुत जल्द मेंस का कोर्स लेके आने वाला हूं। निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी। मुझे इथिक्स पढ़ाने का या शायद पॉलिटी पढ़ाने का विचार है। बहुत जल्द मैं अपने संसाधनों के साथ उपलब्ध होऊंगा सिविल अड्डा पर, और यहाँ पर मैं आपको इथिक्स भी पढ़ाऊँगा, यहाँ पर मैं आपको हिंदी भी पढ़ाऊँगा। इसी विषय वस्तु पढ़ाऊँगा जो यूट्यूब पर नहीं मिलती, या मिलती है तो कब मिलती है। तो सिविल अड्डा जो मैंने बताया है वो आप सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अगर आप लास्ट तक इस वीडियो सुना है तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।